हेलो स्टूडेंट्स। जब हम लोगों ने पिछला टॉपिक खत्म किया था तो हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पे उसको खत्म किया था ढंग से। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन के एग्जांपल्स थे, उसके प्रॉब्लम्स थे, लेकिन चूंकि वो वाला लेक्चर काफी लंबा हो रहा था इसलिए मैंने वहां पे उसको ब्रेक कर दिया था। इस टॉपिक में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल है ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो यहां पर मुझे पहली बार इंटीग्रेशन यूज करने की जरूरत पड़ी है। तो अभी तक अगर मैं एनसीईआरटी को देखूं तो वहां पे कहीं भी उन्होंने इंटीग्रेशन यूज नहीं किया था। यहां पर मैं इंटीग्रेशन यूज करूंगा। तो सबसे पहले देखें तो इस मोशन के बारे में मुझे खाली एक बात पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन जैसा आपको पता है इसको मैं dv बाई dt लिख सकता हूं। तो अगर dv बाई dt इज इक्वल टू ए है, जहां पर a कोई कांस्टेंट है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि dv इज इक्वल टू ए डी टी। अब इस इक्वेशन को सपोज करो दोनों तरफ इंटीग्रेट करें। तो अगर टाइम मेरा 0 से t तक वेरी कर रहा है तो 0 पे जो वेलोसिटी होती है उसको मैं v नॉट लिखता हूं। तो मान लो मेरी 0 पे वेलोसिटी v नॉट है और टाइम t पे वेलोसिटी v है। तो मेरी जो dv का इंटीग्रल है उसकी लिमिट v नॉट से v हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी v। और इधर a dt में टाइम की लिमिट 0 से t हो जाएगी। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो dv का इंटीग्रल तो v हो जाएगा विद लोअर लिमिट v नॉट एंड अपर लिमिट v। और इधर a dt का इंटीग्रल, a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसलिए a dt का इंटीग्रल at हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी माइनस ए जीरो, जिसको मैं लिख नहीं रहा हूं। और यहां से मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब इसको अगर मैं फिर से इंटीग्रेट करूं तो जो मेरी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी v को मैं dx बाई डी टी लिख सकता हूं। तो dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो गई, v नॉट प्लस ए टी। यहां से मैं इंटीग्रल dx को v नॉट प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रल लिख सकता हूं। इनिशियल टाइम 0 था, मान लो उस समय x की वैल्यू x नॉट है और फाइनल टाइम t पे x की वैल्यू x है। तो यहां से मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ dx फ्रॉम x नॉट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v नॉट प्लस ए टी डी टी फ्रॉम 0 टू, ये 0 ही है, फ्रॉम 0 टू t। तो इधर तो dx का इंटीग्रल सिंपल x हो जाएगा, लोअर लिमिट x नॉट और अपर लिमिट x। और v नॉट प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रल मैं दो पार्ट में कर सकता हूं। मैंने इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी देखी थी, जब मेरे पास दो फंक्शन का सम हो तो मैं दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो v नॉट तो एक कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल v नॉट टी हो जाएगा, और प्लस ए टी में a तो कांस्टेंट है और t का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहां भी लिमिट लगा दें 0 से t, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो टर्म x माइनस एक्स नॉट है यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मैं इसको s भी लिख सकता हूं, यानी कि s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन तो जैसे मैंने पिछले टॉपिक में कराया था कि यहां से t की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में पुट करके भी निकाल सकता हूं, पर यहां पर मैं कैलकुलस से एक दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा आपके लिए। जो मेरी ये पहली इक्वेशन है जो कि कहती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो जो मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। तो यहां वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है, इसको मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, इस dv बाई dt को dv बाई dx
इंटू dx बाई dt लिख दूंगा। तो मैंने dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये टर्म dx बाई dt है, ये अपने आप में खुद वेलोसिटी है। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या आई, a इज इक्वल टू v dv बाई dx। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि v dv इज इक्वल टू a dx। तो ये मेरी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ गया विद a बीइंग अ कांस्टेंट। अब जब मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो इनिशियली जब x की वैल्यू x नॉट थी, मैं वेरिएबल तो चेंज करूंगा नहीं, इनिशियल कंडीशन में x की वैल्यू x नॉट थी, तब वेलोसिटी v नॉट थी, और जब x की वैल्यू x हो गई तो वेलोसिटी v हो गई। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो v dv का इंटीग्रल हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट v नॉट अपर लिमिट v इज इक्वल टू ax लोअर लिमिट x नॉट अपर लिमिट x। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a x माइनस x नॉट। इस 2 को इधर भेज दूं तो यहां से मेरे पास रिलेशन आ जाएगा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस x नॉट, जिसको मैं 2as लिख सकता हूं। ये मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इस तरीके से मैं इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट मानते हुए, इन सब जगहों में मैंने एक्सेलरेशन को फंक्शन ऑफ टाइम नहीं माना, इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों निकाल सकता हूं। आगे अगर मान लो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या x दिया हुआ हो तो वहां पर मैं इसी तरीके से इंटीग्रेशन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको करके दिखाऊंगा। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर लेने के बाद ये अगले प्रॉब्लम में हम उनको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहे हैं बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके टॉप से एक बॉल 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंकी गई। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। ये पॉइंट ए जहां से बॉल फेंकी गई है ये जमीन से 25 मीटर ऊपर है। हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो ये हाइट कितनी होगी, ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच करके वापस नीचे आएगी। और दूसरा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। और दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि वापस घूम के आकर के इसको जमीन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहला काम मुझको क्या करना है कि मुझे डायरेक्शन डिफाइन कर लेना है कि मैं किस चीज को पॉजिटिव मान रहा हूं, किसको नेगेटिव मान रहा हूं। क्योंकि बुक में उन्होंने y डायरेक्शन को ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, इसलिए हम लोग y लेकर के ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे। ग्राउंड को हम लोग ओरिजिन ले रहे हैं। इसका मतलब जो मेरा इनिशियल पोजीशन है जिसको मैं y नॉट कह सकता हूं, इसकी वैल्यू 25 मीटर है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन को एक एक करके अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ हाई विल द बॉल राइज। मैं तुमको ग्राफ से दिखाया था कि जब भी हाइट मैक्सिमम होगी वहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इस पॉइंट बी की क्या खास बात है कि वेलोसिटी यहां पर 0 है। तो अगर मैं ए से बी के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट मुझे पता है, फाइनल वेलोसिटी v मुझे पता है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड है। तो चूंकि मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं इसलिए एक्सेलरेशन को -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखूंगा। अब मेरे पास वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल और एक्सेलरेशन है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता तो मुझे टाइम मिल जाता, पर यहां पर ये टाइम नहीं पूछ रहे हैं, यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा विच इज v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से v स्क्वायर की 0 हो गई वैल्यू, माइनस 400 हो गया v नॉट का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू -2 इंटू 10 नेगेटिव है इसलिए माइनस हो गया यहां पर 2as के साथ, इंटू s।
सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये 20 से 20 गया, तो s की वैल्यू 20 मीटर्स आ गई। s की वैल्यू 20, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 20 है, इसका मतलब yb माइनस ya की वैल्यू 20 मीटर है। क्योंकि मेरा y है, जिसको मैं y0 भी कह सकता हूं, उसको y0 ही लिख लो, y0 की वैल्यू 25 थी, इसलिए यहां से जो yb की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम हाइट, वो हो जाएगी 45 मीटर। 20। सेकेंड पार्ट जो है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। इसको अगर मैं एनसीईआरटी में देखूंगा तो उन्होंने दो मेथड से करके दिखाया, एक फर्स्ट मेथड, एक सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, वो ए से बी जाने का टाइम निकालते हैं और फिर बी से वापस सी आने का टाइम निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और उससे टोटल टाइम निकाल लेते हैं। ये तरीका मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही घटिया तरीका है, बिकॉज इस तरीके में क्या हो रहा है कि मुझे 2 बार इक्वेशन मोशन लगाना चाह रही है। इसलिए अगर मैं ए से सी वाले मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो पहले मुझे डिसाइड करना है कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं और फिर उससे आंसर निकाल लेना है। तो ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर, यानी कि मुझे टाइम निकालना है द बॉल हिट्स द ग्राउंड, जब बॉल यहां नीचे आ जाए। अब जब यहां नीचे आएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी फाइनल पोजीशन मुझे पता है। तो एक हिसाब से इस मोशन एसी के लिए अगर कोई मुझसे कहे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसकी वैल्यू y माइनस वाई नॉट, यानी कि 0 माइनस 25 माइनस 25 मीटर है, मुझे पता है। मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता है, वो तो गिवन ही है, और v नॉट की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड भी पता है। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द टाइम टेकन, तो क्लियरली एस ए और v नॉट पता है और मुझे टाइम टेकन बताना है, तो ये क्लियरली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो गई। तो यहां पर जब मैं s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखूंगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी -25 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, बिकॉज हाफ इंटू -10 -5 हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को -5 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से खोलेंगे तो ये t माइनस 5 t प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से t की वैल्यू 5 या -1 हो जाएगी, टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए t इज इक्वल टू 5 सेकेंड इसका आंसर, जो कि एक ही स्टेप में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, कह रहे हैं डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं और इक्वेशन के टर्म में भी कर सकते हैं। तो यहां पर जब फ्री फॉल हो रहा है तो इसकी बेसिक इक्वेशन क्या है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा वो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा एट -9.8। अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू -9.8 है तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी से, चूंकि यहां पर उन्होंने v नॉट की वैल्यू नहीं दी है तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम v नॉट को 0 ले लेंगे। तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू प्लस एटी और ये चूंकि -9.8 है तो -9.8t हो गई। यानी कि अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो ये एक नेगेटिव स्लोप की लाइन का ग्राफ बन जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें तो मुझे डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। तो s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि एक्चुअली y माइनस वाई नॉट हो जाएगा। इसकी वैल्यू -4.9 टी स्क्वायर है तो y की वैल्यू y नॉट माइनस 4.9 टी स्क्वायर हो जाएगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, अब यहां पर चूंकि उन्होंने y नॉट की वैल्यू दी नहीं है तो मैं इन जनरल किसी एक पॉइंट को y नॉट मान लेता हूं और टाइम के साथ साथ ये y जो होगा ये कर गिरेगा और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे
तेज गिरता जाएगा। अगला एग्जाम्पल है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियो लॉ क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाई अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट stand to one another in same ratio as odd numbers beginning with unity. Prove it. पहले तो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद इसको प्रूव करते हैं। मेरे पास एक बॉडी थी, सपोज करो पहले t0 टाइम में इसने s1 डिस्टेंस चला, अगले t0 टाइम में उसने कुछ s2 डिस्टेंस चला, फिर अगले t0 टाइम में उसने कुछ s3 डिस्टेंस चला। इस तरीके से वो अलग अलग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में 0 से t0, t0 से 2t0, 2t0 से 3t0 टाइम में s1, s2, s3 डिस्टेंस चल रही है। मुझे ये बताना है कि इफ दिस बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो s1 is to s2 is to s3 is to s4 is equal to 1 is to 3 is to 5 is to 7। अब इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, चूंकि मुझे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर पता है, तो मैं इसको ओरिजिन मान लूंगा और ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूंगा ताकि मेरा वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव का कंफ्यूजन ना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहां पर v0 की वैल्यू तो 0 है, a की वैल्यू अब प्लस g हो गई है, यानी कि प्लस 9.8 ले लेते हैं थोड़ी आसानी के लिए, यहाँ पे प्लस 10 ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5t स्क्वायर हो जाएगी। अब अगर मैं टाइम को, एक टेबल बनाता हूं, अगर मैं टाइम को t0 रखूं तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो s1 होगा और यहां से इसकी वैल्यू 5t0 स्क्वायर आ जाएगी। अगर टाइम को 2t0 रखूं, यानी कि जब मैं 0 से, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये 0 से t तक लिखी है, तो अगर मैं टाइम को 0 से 2t0 देखूं तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो s1 प्लस s2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 5 इंटू 2t0 का स्क्वायर। इस बार मेरा टाइम कितना है, 2t0 है, तो ये 20t0 आ जाएगा। अब अगर s1 मेरा 5t0 स्क्वायर है, 20t0 स्क्वायर आ जाएगा, और s1 प्लस s2 20t0 स्क्वायर है, तो यहां से s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15t0 स्क्वायर। क्लियरली ये दोनों 1:3 के रेशियो में है। एक स्टेप और आगे चलते हैं, इस बार टाइम को 3t0 ले लेते हैं। तो जब टाइम 0 से 3t0 जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू s1 प्लस s2 प्लस s3 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 5 इंटू 3t0 का स्क्वायर हो जाएगी, जो कि 45t0 स्क्वायर है। अब s1 प्लस s2 प्लस s3 की वैल्यू 45t0 स्क्वायर है और s1 प्लस s2 की वैल्यू 20t0 स्क्वायर है, तो यहां से s3 की वैल्यू 25t0 स्क्वायर आ गई। तो क्लियरली ये 1:3:5 के रेशियो में हो गए। इस तरीके से फिर मैं 4t0 लूंगा तो अगला टर्म मेरा 35t0 स्क्वायर आ जाएगा और इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि हर नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो नेक्स्ट ऑड नंबर का मल्टीपल होगा। अगला कंसेप्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में है, या जिसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ये कह रहे हैं व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तुम कार चला रहे थे, तुमने कार में ब्रेक मारा, और जब तुमने ब्रेक मारा कार वहां नहीं रुकेगी, उससे थोड़ा आगे जाकर के रुकेगी। वो जो डिस्टेंस है इसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द डीएक्सेलरेशन। It depends on the initial velocity and the deceleration A that is caused by the braking। ज्यादा तेज गाड़ी चला रहे होगे तो ज्यादा दूर जाकर के रुकेगी, धीरे चला रहे हो जल्दी रुक जाएगी। तुम्हारी गाड़ी के अगर ब्रेक अच्छे हैं
यानी कि डी एक्सेलरेशन तेजी से कर पाते हैं तो फटाक से रुक जाएगी, और अगर मान लो ब्रेक खराब है, डी एक्सेलरेशन अच्छा नहीं है, तो ज्यादा दूर जाकर के रुकेगी। अब ये कह रहे हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑन अ व्हीकल इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड ए। तो पहली बात तो यहां पर क्या हो रही है कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए गिवन है। जो ए लिख रहे हैं वास्तव में रिटार्डेशन, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा लिया। मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए, मुझे एक और चीज क्या चाहिए, गिवन दैट कार या जो गाड़ी है, व्हीकल है, वो स्टॉप हो गया है। इसका मतलब v की वैल्यू 0 है। तो जो पहला काम होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन सारे स्टेटमेंट को पढ़ करके ये बताना कि मुझे कौन कौन से वेरिएबल गिवन है और कौन सा वेरिएबल मिसिंग है। अब मुझे सोचना है कि इन चारों वेरिएबल में मेरे पास कौन सी इक्वेशन है। तो क्लियरली फर्स्ट वाली में तो टाइम आता है, सेकंड वाले में भी टाइम आता है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये 0 माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a इंटू एस। माइनस साइन इसलिए ले लिया बिकॉज रिटार्डेशन था। यहां से स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर बाई 2a आ गई। अगला कंसेप्ट रिएक्शन टाइम का है। ये कह रहे हैं व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आर इमीडिएट एक्शन इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। जैसे मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैंने देखा कि सामने मेरी गाड़ी के एक बच्चा आ गया, तो जब मैं देखूंगा और जब मैं ब्रेक लगाऊंगा, दोनों के बीच में एक गैप हो जाएगा। वो जो टाइम है उसको मैं रिएक्शन टाइम कहता हूं। रिएक्शन टाइम इज टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। जब मैंने देखा और उससे ब्रेक लगाया, इसके बीच में गैप होगा। अब इस चीज के लिए कह रहे हैं टेक अ रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब। तो आपके पास एक रूलर थी जो कि मैंने काफी अच्छी नहीं बनाई है, थोड़ी गड़बड़ बना दी, बट परफेक्टली फाइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपने इसको दोनों तरफ उंगलियां लगा रखी थी कुछ इस तरीके से, ये आपके हाथ का हिस्सा है, ठीक है। तो ये उंगली मैंने बनाई, गेट फाइन विद दैट। टेक अ रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब एंड फोरफिंगर। आफ्टर यू कैच इट फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द रूलर। तो तुमने दोस्त से कहा कि यार इसको छोड़ो। जब उसने छोड़ा, इनिशियली तुम्हारा अंगूठा यहां पे था, लेकिन जब तुमने उसको पकड़ा तो ये थोड़ा नीचे आ गया और तुमने इसको कहीं यहां पर ऊपर जाकर के पकड़ा। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना ये नीचे आया, वो 21 सेंटीमीटर है। अब ये पूछ रहे हैं एस्टिमेट द रिएक्शन टाइम। तो जो कि तुम्हारा फ्रेंड ड्रॉप कर रहा है, इसलिए इस रूलर के लिए जो वी नॉट है उसकी वैल्यू तो 0 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर से हम लोग नीचे वाला डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले लेते हैं और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस 10 मीटर पर सेकंड ले लेंगे। मुझे इस बार डिस्प्लेसमेंट पता है, मेरी रूलर उस समय में जितना भी मुझे टाइम लगा 0.21 मीटर चली, और मुझे टाइम बताना है। तो क्लियरली मुझे एस पता है और टाइम बताना है। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रॉब्लम हो गया। एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर वी नॉट टी की वैल्यू 0 हो गई बिकॉज वी नॉट 0 है। तो यहां से 0.21 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर हो गया। ए की वैल्यू 10 रख दी, ये गड़बड़े 0.21 है। यहां से t की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 0.21/5, जो कि आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगला कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का है। सपोज करो एक हाईवे है जिसके इस किसी पॉइंट को मैं ओरिजिन ले लेता हूं। t इज इक्वल टू 0 पे इस हाईवे पे एक बस इस पोजीशन XA0 पे खड़ी है। ये बस है, इस बस का नाम A है। और इसी तरीके से एक दूसरी बस इस पॉइंट XB0 पे खड़ी है। इनकी इनिशियल पोजीशन है, इनकी कुछ वेलोसिटी भी है। फिलहाल हम लोग दोनों वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले ले रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एक ही डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। तो अगर ये इस डायरेक्शन में होंगी तो पॉजिटिव होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो
अब कोई मुझसे पूछे कि पोजीशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी कितनी होगी, तो मैं लिख दूंगा वो हो जाएगी इनिशियल पोजीशन प्लस वी ए टी। ऐसे ही पोजीशन ऑफ वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी, एक्स पी नॉट प्लस वी बी टी। अब सपोज करो कोई आदमी ए में बैठ करके बी को देख रहा है, तो जो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स बी माइनस एक्स ए। यानी कि ए से बैठ करके कोई आदमी अगर बी को देख रहा है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एक्स बी माइनस एक्स ए दिखाई देगा, जिसकी वैल्यू एक्स बी नॉट माइनस एक्स ए नॉट, ये उनका इनिशियल सेपरेशन है, प्लस वी बी माइनस वी ए टी हो जाएगी। ये जो टर्म है इसको मैं इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कहता हूं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इसको मैं वी बी ए लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इसकी वैल्यू वी बी माइनस वी ए हो जाती है। ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। तो सपोज करो मेरे पास वी बी की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड है, वी ए की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है, तो जो आदमी ए में बैठ करके बी को देख रहा है उसको बी की वेलोसिटी 30 माइनस 20 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी। एज सिंपल एज दिस। बाई सिमिलर लॉजिक, जैसे मैंने एक्स बी में से एक्स ए को सब्ट्रैक्ट किया था, अगर मैं एक्स ए में से एक्स बी को सेपरेट कर दूं तो वहां से मेरे पास एक और क्वांटिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और इसकी वैल्यू वी ए माइनस वी बी आ जाएगी, जो कि क्लियरली माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगी। यानी कि अगर ए का कोई आदमी बी को प्लस 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट हैंड साइड पे ज्यादा देख रहा है, तो बी का आदमी ए को माइनस 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करता देखेगा, यानी कि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा होगा। ये बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। अब यहां पर 3 केसेस हो सकते हैं। अगर वी ए इक्वल टू वी बी हो तो क्या होगा, टाइम के साथ एक्स ए भी लीनियरली बढ़ेगा, एक्स बी भी लीनियरली बढ़ेगा, लेकिन उनके बीच का जो गैप है, ये एक्स बी है, ये एक्स ए है, उनके बीच का गैप कम नहीं होगा, उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। अगर वी ए लेस देन वी बी हो, यानी कि बी ज्यादा तेजी से चल रहा हो, ए कम तेजी से चल रहा हो, तो अगर मैं जैसे पिछला केस ले रहा था, ये मेरा एक्स ए नॉट है, ये एक्स बी नॉट है, एक्स ए तो ऐसे चल रहा है, लेकिन बी इससे ज्यादा तेजी से चल रहा है, तो टाइम के साथ इनके बीच का गैप बड़ा होता जाएगा और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वी ए ग्रेटर देन वी बी हो तो फिर मान लो इनिशियल गैप ये सेम है जैसा अभी तक लेके चल रहा था, ये मेरा वी बी है, और अगर वी ए से ज़्यादा तेज है तो टाइम के साथ इनका गैप कम हो जाएगा, कहीं पर ये मिल भी सकते हैं। ये जो टाइम होगा ये इनके मिलने का टाइम होगा। यहाँ पर वी बी ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ए में बैठे आदमी को दिखाई देगा कि बी वाली जो बस है वो उससे दूर नहीं जा रही, उसके पास आ रही है। इसमें उन्होंने एक ही एग्जाम्पल दिया है, कह रहे हैं 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ का मतलब हो गया ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा साउथ। 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो सपोज करो मैं नॉर्थ को पॉजिटिव ले लूं, साउथ वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले लूं, तो यहां से मेरे पास वी ए की वैल्यू आ गई 54 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव, एंड ट्रेन बी मूव साउथ विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर आवर।
वीबी की वैल्यू आ गई -90 किलोमीटर पर आवर। माइनस इसलिए बिकॉज मैंने साउथ के डायरेक्शन की वेलोसिटी को नेगेटिव ले लिया है। पहला सवाल पूछ रहे हैं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो सिंपल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई वीबी माइनस वी ए। वीबी की वैल्यू है -90 और -54, तो ये -144 किलोमीटर पर आवर है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को सपोज करो मैं जी डिनोट करूं, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी उसी कंसेप्ट के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ जी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा। और चूंकि मेरा ग्राउंड तो मूव कर नहीं रहा है, इसलिए दिस विल बी 0 माइनस -90 यानी कि +90। तो जो आदमी बी पे बैठ करके जमीन को देख रहा होगा या उस पर लगे पेड़ पौधों को देख रहा होगा, उनको लगेगा कि 90 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ भाग रहे हैं। प्लस साइन का मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और 90 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड होगी। वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। अब अगर मैं मंकी को m से डिनोट करूं, तो यहां पे कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज -18 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना मेरी बात, 18 तो हो गया बिकॉज उन्होंने कहा कि वेलोसिटी इज 18 किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए एंड मंकी इज रनिंग अगेंस्ट इट्स मोशन। तो ट्रेन ए का मोशन जो है वो नॉर्थ की तरफ है, इसका मतलब मंकी इज रनिंग टूवर्ड्स साउथ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, इसलिए वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज -18 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देनी है, जितनी मैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी दे रहा हूँ वो सारी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दे रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए की वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वही जो ए और बी के बीच में कंसेप्ट लग रहा था वही एम और ए के बीच में भी लग जाएगा। तो यहां पर मुझे वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो नहीं पता है, पर वेलोसिटी ऑफ ए की वैल्यू 54 किलोमीटर पर आवर है, ये मुझको पता है। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या आएगी, -18 इज इक्वल टू vm -54, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी इज +36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जमीन से जो आदमी देखेगा उसको वो मंकी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा दिखाई देगा। वैसे तो मंकी ट्रेन के रिस्पेक्ट में साउथ की तरफ जा रहा है, लेकिन ट्रेन उससे ज्यादा स्पीड से नॉर्थ की तरफ से जा रही है, इसलिए रिलेटिव टू ग्राउंड मंकी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो सिंपल एक फॉर्मूला है कि VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, उसी को अप्लाई कर करके ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर, सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब आप लोग एक्सरसाइज लगाओ। थैंक यू वेरी मच।